ओके। हम्म। हम्म। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर दूं। हम्म। अब आज हमें आगे से स्टार्ट करना है। कल मैंने आपको लिखवाया था बंचिंग पैरामीटर के बारे में। लास्ट जो था हमारा वो था बंचिंग पैरामीटर। एंड जो लास्ट मैंने कुछ जो तुम्हें लिखवाया था वो ये था, दैट इज थीटा डैश। सो थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा नॉड प्लस एक्स डैश, जो बंचिंग पैरामीटर था इसकी वैल्यू भी लिखवाई थी, साइन ओमेगा टी वन माइनस थीटा जी अपॉन टू। यही था शायद। एक मिनट रुकना। अब आगे देखो, इस बंचिंग पैरामीटर के बाद में अ, जो है आज हमें निकालना है पावर आउटपुट एंड इफिशियंसी, क्योंकि इफिशियंसी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। तो आज का काम केवल इतना ही है हमारा, ज़्यादा काम नहीं है कि पावर आउटपुट और इफिशियंसी निकाल लो तो थोड़ा सा तुम्हारा डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोबाइल के अंदर इतना नेट होता नहीं है कि अपन ज़्यादा कुछ कर पाए। खैर, पर कर लेंगे अपन, कुछ तो करेंगे। 18 लोग 17 लोग हो गए। तो इसके आगे देखो जो नेक्स्ट हेडिंग है। ठीक है, जो कल बच्चे नहीं आ पाए मैं उनके लिए यूट्यूब पे यही वीडियो अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी, तो वो लोग रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं आराम से। सो पावर आउटपुट एंड इफिशियंसी, द थिंग इज दैट पावर आउटपुट एंड इफिशियंसी हेडिंग दो। पावर आउटपुट एंड इफिशियंसी। ठीक है, देखो, इन द बंचिंग प्रोसेस, इन द bunching process, all the electrons, all the electrons मतलब कौन कौन से इलेक्ट्रॉन? जो ए टाइप के इलेक्ट्रॉन है, या फिर जो बी टाइप के इलेक्ट्रॉन है, या फिर जो सी टाइप के इलेक्ट्रॉन है, रिटर्न बैक एट द सेम टाइम इन कैविटी गैप, रिटर्न बैक at the same time, at the same time in cavity gap। ठीक है, तो कैविटी गैप में वो सेम टाइम पर आ जाते हैं। सो फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द राउंड ट्रिप एंगल, राउंड ट्रिप मतलब वो कितने एंगल से रोटेट होता है, मतलब कितने एंगल से रोटेट किया था, मतलब यहां से आया तो एंगल बढ़ेगा, यूं आएगा तो एंगल कम होगा। तो ये कहलाता है राउंड ट्रिप एंगल। ट्रांसफर द राउंड ट्रिप
एंगल, अधिक से अधिक पावर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसका राउंड ट्रिप एंगल ये होना चाहिए, दैट इज थीटा नॉट फॉर द मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा and T2 minus T1 also, T2 minus T1, that is n minus 1 by 4 2 pi is equal to, ये होता है फॉर्मूला, n माइनस 1/4 2 पाई। तो थीटा नॉट का वैल्यू ये होना चाहिए, तब जाके वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म करेगा। n इज द इंटीजर फॉर साइकिल, तो यहाँ पे n इंटीजर है, लिख दो चाहो तो n इज द इंटीजर 1 2 3 4 लाइक दिस। जीरो भी ले सकते हो, पर जीरो में कुछ नहीं आएगा, इंटीजर। तो यहाँ पर ये क्या है, n की वैल्यू इंटीजर की फॉर्म में है। नाउ द डीसी पावर सप्लाई बाय द बीम वोल्टेज, so the DC power supply by beam voltage, तो डीसी पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, पी डी सी इज इक्वल टू वी नोड आई नोड एंड एसी पावर सप्लाई टू द लोड। ठीक है, एसी पावर सप्लाई, ये जो वी नोड है ना, ये इस वोल्टेज से आपने उस कैथोड से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला था, अगर याद हो तो। हमने एक वी नोड वोल्टेज लगाई थी और यहाँ पे कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला था इस वोल्टेज के थ्रू, और बाहर लगाई थी रिपेलर वोल्टेज जो V1 थी, इस तरीके से। तो लोड को अगर ये पावर देगा, सो एसी पावर सप्लाई टू द लोड, ये फॉर्मूला होता है उसका, एसी पावर सप्लाई टू द लोड। तो लोड को एसी पावर सप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा मेरे पास पी ए सी इज इक्वल टू V1 I2 अपॉन 2। ठीक है, अब आपको निकालना है, मान लो I2 का वैल्यू, वेयर I2 ये हम लोगों ने 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन में निकाला था ये, तो वहीं से लिख रहा हूं मैं। तो 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन से लिखो तो 2 I नोड BI J1 X डैश फ्रॉम द 2 कैविटी क्लिस्ट्रॉन। बस यहाँ पे J, ये जो X डैश ये पंचिंग पैरामीटर होता है, तो ये याद रखना पड़ेगा बस तुम्हें, ये होता है I2 का वैल्यू। तो T नोड एंड BI V1 अपॉन 2 V नोड, ये हम लोगों ने निकाला था कल ही, पंचिंग पैरामीटर रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन के लिए। सो अगर आपको निकालना है यहाँ से, अगर आप इसी फॉर्मूले से अगर आप निकालना चाहते हैं V1 अपॉन वी नोड, तो इसको अकेला कर लो V1 अपॉन वी नोड को, है ना, और बाकी सबको एक तरफ भेज दो। तो 2x डैश और अपॉन एक और चीज है, दैट इज ओमेगा टी को हम थीटा बोल सकते हैं। तो ये जो पैरामीटर है ना, ये वाला ओमेगा टी वाला, इसको आप चाहो तो थीटा नोड बोल दो, तो इसको थीटा नोड लिख देता हूं मैं, और ये हो जाएगा BI अकेला। ठीक है, अब थीटा नोड ऊपर बोला था मैंने कि मैक्सिमम पावर के लिए कितना होना चाहिए, ये लिखा भी है यहाँ पे, इसी को हम टी नोड बोलते हैं। T2 माइनस T1 को कल भी लिखवाया था कि T2 माइनस T1 को टी नोड बोलना है, और ओमेगा टी नोड का वैल्यू मतलब थीटा नोड का वैल्यू कितना है, n माइनस 1/4 2 पाई। तो यहाँ पुट कर दो। ठीक है,
तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्वाइस ऑफ एक्स डैश अपॉन थीटा नोड, दैट इज, इसको बी आई को तो अकेला रहने दो, और इसकी वैल्यू पुट करोगे तो ये n माइनस 1/4 एंड 2 पाई। अब कुछ नहीं है बस, अब तो वैल्यूज ही पुट करनी है। जैसे मान लो अगर आपको पी ए सी निकालना है, तो पी ए सी निकालने के लिए ऊपर देखो, V1 I2 अपॉन 2। अब V1 I2 में आप वैल्यूज पुट कर दो सारी, तो 2 ये सब पुट कर दो। तो मैंने सबसे पहले क्या वैल्यू पुट करनी है, मुझे जो सबसे पहले पुट करना है वो पुट करना है V1 का वैल्यू। और ये V1 का वैल्यू मैं कहाँ से पुट करूंगा, इस वाले फॉर्मूले से। यहाँ से आप V1 का वैल्यू निकाल लो, क्या है V1 का वैल्यू, इस V नोट को इधर भेज दो, तो 2x डैश और V नोट उधर भेज दो, तो V नोट अपॉन ये हो जाएगा BI n-1/4 2 पाई। ये मेरा B1 आ गया, मतलब V1 आ गया। अब दूसरा जो फैक्टर है आपके पास में वो क्या है, ऊपर देख लो वापस से, I2 है। I2 कहाँ से पुट करोगे, यहाँ से पुट करना। तो 2I नोड BI J1X, यही तो लिखा है, 2I नोड BI J1X, और ये 2 भी लिख देना अपोन में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मल्टीप्लाई विद द 2I नोड BI J1X अपॉन 2 तो है ही सही। तो जो सब कट पिट रहा है उसको कट पिट दो, दैट इज इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। एंड आगे देखो और कितना बच रहा है, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल जाएगा, ठीक है। जो बचा है उसको लिख दो, ये 2 बच रहा है तो इसको 2x डैश अपॉन 2i, इसको एक बार रहने दो, और इसका जो फाइनल है वो लिख दो। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कर दो चलो, चाहो तो इसको इससे कैंसिल कर दो, कितना बचेगा, एक्स डैश बचेगा, ठीक है, वी नोड बचेगा, आई नोड बचेगा, एंड बी आई से बी आई भी कैंसिल कर दो, इस कोई काम का नहीं है। तो क्या बचेगा, J1X बचेगा, और कुछ नहीं। अब तो बस नीचे आ जाओ, पाई है, n-1/4 है, ठीक है, ये तो पी ए सी है। अब पी डी सी निकाल लो, अब चाहो तो मत निकालो, पी डी सी आपने निकाला हुआ है ऊपर, सीधा अपन इफिशियंसी लिखते हैं। ये पी डी सी तो ये रहा, वी नोड अपॉन वी नोड मल्टीप्लाई विद आई नोड, तो इफिशियंसी लिख दो फिर डायरेक्टली आप लोग अब तो, ठीक है। सो इफिशियंसी ईटा इज इक्वल टू पी ए सी अपॉन पी डी सी, पी ए सी अपॉन पी डी सी। तो पी ए सी का फॉर्मूला ये है ही सही, और पी डी सी के फॉर्मूले में केवल वी नोड आई नोड ये आता है, ये यही आता है पी डी सी के फॉर्मूले में, यहाँ लिखता हूँ मैं ताकि तुम्हें याद रह जाए। तो पी ए सी अपॉन पी डी सी कर दो, डायरेक्टली दिख ही रहा है क्या क्या आएगा। तो क्या क्या आएगा हमारे पास, एक्स डैश J1X अपॉन एलसीएम ले लो, चाहो तो इस पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, वरना नहीं भी करो तो चलेगा, सीधा ही लिख दो चलो, अदरवाइज n पाई माइनस पाई अपॉन 4, ऐसे कर सकते हो तुम लोग। अब हमें क्या करना है, फॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अब मैक्सिमम पावर आउटपुट लेना है, तो जैसे लास्ट में किया था अपन ने वैसे ही करना है। सो यहाँ लिख दो फॉर टू कैविटी में कितना वैसे करो, फॉर मैक्सिमम पावर आउटपुट क्या होता है, n इज इक्वल टू 2 ले लो, दैट इज n इज इक्वल टू 2 लेते ही
हमारे पास ये हो जाएगा 2 - 1/4। यहाँ पे 2 पुट करो तो 2 - 1/4 कितना होता है? 2 - 1/4, दैट इज यू कैन से दैट 2 - 1/4 बोल दो, या फिर एक ही बात है। 4 दूनी 8, तो 7/4 है ना। 7/4, 7/4, या फिर इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1 + 3/4। तो 1 + 3/4 मोड फॉर मैक्सिमम n = 2, दैट इज 1/4 मोड पॉसिबल। इस मोड में आप अगर बंच कराते हो तो वो मैक्सिमम पावर आउटपुट आपको देगा, दैट इज दिस मोड इज पॉसिबल। इस मोड में काम करना पड़ेगा, और इस मोड में अगर आप काम करोगे तो ये जो फैक्टर है ना, एक्स डैश मल्टीप्लाई विथ J1 x डैश, इसका वैल्यू कुछ आएगा, दैट इज द फैक्टर x डैश J1 x डैश gives its maximum value, gives its maximum value कितनी? 1.252 at x डैश इज इक्वल टू 2.408, इस वैल्यू पर देगा वो। और अगर आप इसके करस्पॉन्डिंग J1 x डैश की वैल्यू निकालना चाहोगे तो वो आएगी 0.52। और जब अल्टीमेटली ये सब कुछ वैल्यूज हम लोग सोल्व करके निकालेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? ईटा, दैट इज द एफिशिएंसी, दैट इज 2 x डैश। x डैश का मतलब, या फिर इसको 2 मत लिखो, आपने क्या लिखा है? x डैश J x डैश, ये तो लिखा है x डैश J x डैश। तो x डैश का वैल्यू कितना है? 2.408, और J x डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.52। तो ये फैक्टर आपको 1.258 दे देगा। और नीचे क्या क्या लिखना है? n इज इक्वल टू 2 रखना है ना आपको, तो 2 पाई माइनस π/4, ये सब सोल्व कर लेना। आफ्टर सॉल्विंग दीज ऑल फैक्टर्स यू विल गेट 0.2278 या फिर परसेंटेज में लिखोगे तो 22.78% ये रहेगा, मतलब कहने का। तो ये इफिशियंसी फैक्टर रहेगा मैक्सिमम पावर के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक था डेरिवेशन। तो क्या तो करंट का आ सकता है या फिर इसका आ सकता है, बाकी दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। अब इसमें एक चीज जो है कि रह गई लास्ट, वो उसके बाद करते ही जो है आपका रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन खत्म, ठीक है ना। ये लास्ट चीज है, इसको कर लेते हैं फटाफट से। एप्लीकेशंस और एडवांटेज एक ही बात है, कहाँ कहाँ यूज आता है रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन, ये लिख लेते हैं हम लोग फटाफट से। एप्लीकेशंस और एडवांटेजेस, एडवांटेजेस, ठीक है ना। तो इसका पहला जो एप्लीकेशन है जहां पे यूज आएगा वो है इन रेडार रिसीवर्स। रेडार होते हैं ना, जानते हो रेडार, वो समुद्र में चलते हैं वो सब। रेडार रिसीवर्स में ये काम आता है, रेडार से सिग्नल रिसीव करने में। लोकल ऑसिलेशन इन माइक्रोवेव रिसीवर्स, माइक्रोवेव के अंदर भी ये काम आएगा। लोकल ऑसिलेटर, लोकल ऑसिलेटर तो काम करेगा इन माइक्रोवेव रिसीवर्स, इन माइक्रोवेव रिसीवर्स। 3, सिग्नल सोर्स इन माइक्रोवेव जनरेटर,
वहां भी ये काम होता है। सिग्नल सोर्स इन माइक्रोवेव जनरेटर ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। यहाँ भी ये काम आएगा, सिग्नल सोर्स इन माइक्रो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। और लास्ट पंप ऑसिलेटर इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, ये अपन आगे पढ़ेंगे, पैरामेट्रिक एम्पलीफायर ना। तो पंप ऑसिलेटर इन पैरामेट्रिक एम्पलीफायर, तो पैरामेट्रिक एम्पलीफायर्स में काम आएगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं एज अ पंप ऑसिलेटर, ठीक है ना। तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं। अब आप मुझे बता दो कि आपको क्या जानना है।